आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज की क्लास रहेगी वो आपके आर्मी जीडी टेक्निकल एनए जो भी बच्चा जिसकी भी तैयारी कर रहा है उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चंस जो साइंस का पोर्शन आता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको पूरा का पूरा साइंस का जो पोर्शन रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके लिए कराने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो जल्दी से बताइए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? वो डेसिबल है, वो हर्ट्ज है, वो किलोवाट है या फिर ओम है? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर वेव्स के बारे में बात कर रहा है। ध्वनि वेव जो ध्वनि तरंगें होती हैं, साउंड वेव जो होती हैं, तो वो क्या होता है? डेसिबल, हर्ट्ज, किलोवाट या ओम। तो ध्यान रखना बच्चा, वो होता है आपका हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। इसको डिनोट करते हैं एच जेड से। किसे डिनोट करते हैं बच्चा? एच जेड से डिनोट किया जाता है हर्ट्ज को। और यदि मैं बात करूं ध्वनि को मापा जाता है, ध्वनि को, तो बच्चा ध्वनि को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। ठीक है जी, इसमें डेसिबल। और डेसिबल को नोट करते हैं डीबी से। इसे नोट किया जाता है डीबी। डेसिबल जो होता है इसको इससे नोट किया जाता है डीबी से नोट किया जाता है डेसिबल को। इसका मतलब ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, और तरंग जो होती है, वेव्स जो होती है, उनको मापा जाता है हर्ट्ज में। और ओम जो होता है, ओम ये होता है बच्चा आपका किसका? रेसिस्टेंस का। इसका होता है रेजिस्टेंस होता है, तो हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध। ठीक है जी, ध्यान रखिए, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। तो क्या आंसर होगा बच्चों? एमीटर है, एमीटर, अमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर टेक्नोमीटर। तो विद्युत धारा की दिशा या डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, किसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है विद्युत धारा? जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन को मापा जाता है किससे? गैल्वेनोमीटर से। किसे मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं बात करूं करंट को, करंट को कैसे मापा जाता है? आपका एम्पियर होता है। क्या बताया था? एम्पियर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? भाई आपका जो भ्रूण होता है, जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है, उसको भोजन देना है तो किसके माध्यम से दिया जाएगा? ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, माँ का जो बच्चे का क्या होता है, जो नेवल जिसको हम बोलते हैं, नेवल जो होता है, ठीक है, जो नेवल वगैरह होता है उस नेवल से कनेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा। ठीक है जी, जो भी माँ खाएगी, माँ का जो फूड होगा वो सारा किससे? प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या होता है? प्लेसेंटा। ठीक है जी, आपने देखा होगा जो आपकी गर्भनाल जो होती है उसके माध्यम से बच्चा के अंदर क्या जाता है? फूड का ट्रांसफर होता है माँ के माध्यम से। ठीक है, तो माँ से फूड जो आपका प्लेसेंटा होता है उसके माध्यम से भोजन जो जाता है वो किसके लिए जाता है? बच्चे के लिए। तो क्या आंसर होगा? अच्छा, प्लेसेंटा। ठीक है जी, प्लेसेंटा होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या होता है? प्लेसेंटा। मेरू रज्जु जो होती है बच्चा, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बच्चा, ये जो होती है, ये काम करती है आपका रिफ्लेक्स एक्शन पर। किस पर? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है जी, रिफ्लेक्स क्रिया, प्रतिवर्ती या प्रतिवर्ती क्रिया है ना, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रिया पर जो काम करती है वो होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा मस्तिष्क है, या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। सोचने समझने तर्क शक्ति बुद्धि सभी का जो केंद्र होता है बच्चों, तो वो क्या होता है? सेरिब्रम। थोड़ा जल्दी करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जो गर्भाशय नलिका जो होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैपन ट्यूब, और फ्लैपन ट्यूब के माध्यम से जो आपका स्पर्म होता है उसको अंदर जाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस पौधे का कायिक प्रवर्धन नहीं होता है? तो कायिक प्रवर्धन नहीं होगा
वो आम है, अमरूद है, गुलाब है या पपीता है। मतलब कहने का मतलब कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है, आपने सुना होगा कलम लगाते हैं, कलम काट करके और दूसरा पौधा बनाया जा सकता है, वो कायिक प्रवर्धन है। ऐसे मान के चलिए हम डाली पर भी दूसरा पौधा उगा देते हैं ना, तो वही कायिक प्रवर्धन है। इसका मतलब ये होता है। तो देखो आम की कलम लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं, एक पौधे से काट कर दूसरा पौधा लगाया जा सकता है, ठीक है जी। और यदि अमरूद का होगा तो भी लगाया जा सकता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं उसका एक छोटा पौधा अलग से लगाया जा सकता है, हम कह सकते हैं उस पर दूसरा पौधा बनाया जा सकता है कलम काट करके। गुलाब का भी लगाया जा सकता है, आपने सुना होगा। परंतु पपीता जो होता है इसका आपका कायिक प्रवर्धन नहीं होता। आपने सुना है कि पपीता का कोई भाग काट लिया और उसको मिट्टी के अंदर बोया, वो पैदा हो गया, नहीं होगा जी, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है। एसिडिटी जो पेट के अंदर बनती है, एसिडिटी को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिडिटी होती है तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए नॉर्मल हम क्या पीते हैं भाई साहब? इनो पीते हैं। परंतु जब आपके घर में इनो ना हो तो कहते हैं भाई साहब खाना सोडा तो होगा। खाना सोडा है, खाने सोडा को पानी में घोल करके आप पी लेते हो तो एसिडिटी कम हो जाती है। क्यों? जो खाना सोडा होता है बच्चा, वो होता है क्षार। तो देखिए भाई, आयोडीन को पियेंगे, बेकिंग सोडा, या फिर आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर भस्म चूर्ण। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चा। तो क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे पूछने लगे तो होता है एन ए एच सी ओ थ्री। क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है जी। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा? कैल्शियम का क्या होगा बच्चा? कमेंट करके बताइए। CaHCO3 हम कह सकते हैं। और बच्चा आयोडीन जो होता है उसको हम बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। तो क्या होगा? एसिडिटी को ठीक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बेकिंग सोडे का, ठीक है जी। यहाँ पर बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाना सोडा। क्या बोलते हैं? खाना सोडा। तो खाना सोडा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वो होता है आपका कौन सा? बेकिंग सोडा। एक होता है धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बच्चा Na2CO3.10H2O। ठीक है जी मेरे दोस्तों, क्या होता है? धावन सोडा का होता है Na2CO3.10H2O होता है। चलिए तो ध्यान रखना भाई, यदि हम इसको बोलें, इसको बोलते हैं धावन सोडे को, या इसके फॉर्मूले को बोलेंगे सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और इसको बोलते हैं, खाने सोडा को बोलते हैं सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट जो बोलते हैं वो किसको कहा जाता है बच्चा? वो आपका बेकिंग सोडा को कहा जाता है। राइट डाउन करते रहिए। चलो बच्चों आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। धोवन सोडा या धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, यदि आपने क्या किया बच्चा, धावन सोडा जो है कौन सा? Na2CO3 जो है, यदि आपने इसके संग क्या मिला दिया? HCl मिला देते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देते हो, तो मिलाने पर अभिक्रिया जब करते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो NO2 का होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन का। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए बच्चों। तो ध्यान रखना, यदि आप धावन सोडा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किसके द्वारा अलग होता है? तो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य जो होगा पिछले सदस्य से किसके द्वारा अलग होगा? ये बच्चा मेथिलीन समूह से, एथिलीन समूह से, या फिर एथिल समूह से, या फिर कैबिन समूह से। कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, जब हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किसके द्वारा अलग होगा, तो ये होता है बच्चा मैथिलीन समूह। किससे? मैथिलीन समूह से होता है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर किस में परिवर्तित हो जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो किस में भाई से परिवर्तित होगा? क्रोमियम में, निकेल में, जिप्सम में, या फिर आयोडीन में? कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जब कैल्शियम सल्फेट को हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर तो परिवर्तित किस में होता है बच्चा? ये होता है जिप्सम में। किस में होता है बच्चा? जिप्सम के अंदर कन्वर्ट या परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है। घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस प्रकार की होती है? कोई फ्रैक्शन हो रहा है और उस फ्रैक्शन से जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी का नाम क्या है भाई? तो बच्चा वो विद्युत ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा।
तो ध्यान रखना बच्चों, यदि आप घर्षण फ्रैक्शन कर रहे हो तो उसमें क्या बनता है भाई, हीट बनती है, ताप बनता है। ठीक है जी, ना तो विद्युत बनेगी फ्रैक्शन करने पर, ना ही ध्वनि बनेगी, और ना ही गतिज ऊर्जा। उसमें जो ऊर्जा बनती है वो बनती है तापीय ऊर्जा। ठीक है जी, आपने फ्रैक्शन किया, कोई भी चीज ऐसे रगड़ते हो तो क्या होगा, उसमें हीट बनती है ना, तो ध्यान रखिए घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है तापीय ऊर्जा। बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा जो होती है, ध्वनि ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी मेक, बट इट्स ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चलिए तो ध्यान रखना भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करके बताना भाई इस क्वेश्चन का जवाब। कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता, उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब, यदि मैं यहाँ खड़ा हूं तो यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक एक इंटरनल फोर्स या आउटर फोर्स में लगा करके अब मैं यहाँ से नहीं चलता हूँ। ये मेरे पास मार्कर है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो ऐसा ही रखेगा जब तक इस पर भारी फोर्स लगा करके मैं इसको यहाँ से उठाकर ना लेकर जाऊं। तो यही होता है भाई साहब आपका एक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, कोई गतिवान वस्तु है, गति कर रही है मोशन में, तो मोशन करती रहेगी जब तक भारी फोर्स लगा कर उसको रोका ना जाए। और एक स्थिर अवस्था में कोई वस्तु है तो वो स्थिर ही रहेगी, वहीं पर रुकी रहेगी जब तक भारी फोर्स लगाकर उसको चलाया ना जाए। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, वो जड़त्व का नियम है, बल है, संवेग है, गति है। तो ध्यान रखना बच्चा, वो होता है जड़त्व का नियम, जो आपका कौन सा, न्यूटन का कौन सा नियम था, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है जी, न्यूटन के प्रथम नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम, या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है मेरे बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम था। जैसे कहते हैं कि भाई साहब आपने किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, या मोटरसाइकिल या गाड़ी पे किसी में बैठे हुए हो, अचानक से गाड़ी चल जाती है तो किस तरफ आप झुकोगे बच्चा, पीछे की तरफ। और गाड़ी और मोटरसाइकिल चली हुई है बहुत तेजी से स्पीड में, और अचानक से ब्रेक लेती है तो आप किस तरफ झुकते हो, आगे की तरफ। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, किस समूह के जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होता? ऐसे कौन से जगत है जिसमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस नहीं होता है? वो मोनेरा जगत है, एवीज है, मत्स्य है, या प्रोटिस्टा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, बहुत शानदार। चलिए तो ध्यान रखना बच्चा, वो क्या होगा, आपका मोनेरा जगत होता है। कौन सा होता है? मोनेरा जगत के अंदर क्या नहीं होता, उसके नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में स्थित तत्व कौन सा है? स्थिर तत्व कौन सा है चौथे आवर्त में और दूसरे समूह में? तो वैसे स्थिर तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, आयोडीन है, या फिर निकेल है? कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, जो चौथे और दूसरे आवर्त में जो होता है वो बच्चा कौन सा होता है दोस्तों, वो ध्यान रखना, वो होता है आपका कैल्शियम। कौन सा होता है बच्चा? कैल्शियम होता है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, चौथे आवर्त और दूसरे आवर्त में स्थिर तत्व कौन सा है? कैल्शियम होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिटमस विलियन का निष्कर्षण किससे होता है? लिटमस विलियन जो पेपर होता है, हम ये कह सकते हैं, लिटमस पेपर होता है ना, जिसमें आपका अम्ल और क्षार को बताने का काम करेगा। लाल से नीला, नीला से लाल होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, उसी पेपर की बात कर रहा है। तो उसका निर्माण किससे होता है, किससे निकाला जाता है? शैवाल से होता है, कवक से होता है, लाइकेन से होता है, विषाणु से? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो आपका लिटमस विलियन होता है वो बनाया जाता है लाइकेन से। किससे? क्योंकि बेटा लाइकेन जो होता है, लाइकेन जो होता है ये बना हुआ होता है दो चीजों से, एक तो होता है कवक और एक होता है शैवाल। ठीक है जी, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किसमें, कवक और शैवाल के अंदर। इनसे क्या बनता है आपका, लाइकेन बनता है। लाइकेन से बनता है लिटमस पेपर। क्या बनता है? लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है ना, जो आपका देखा होगा आपके अम्ल में बच्चा, अम्ल जो होता है, अम्ल में क्या हो जाते हैं, जो लिटमस पेपर होता है, अम्ल में नीले से क्या हो जाता है, नीले से क्या हो जाता है, नीले से हो जाता है लाल। ठीक है जी, और यदि मैं क्षार की बात करता हूं तो क्षार में क्या होता है बच्चा, ये हो जाता है लाल से क्या, नीला हो जाता है। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए। तो क्या होता है भाई साहब, आपका लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, उसको समस्थानिक बोलेंगे, संभारिक बोलेंगे, मैक बोलेंगे, या फिर एवोगाड्रो बोलेंगे। अच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं समस्थानिक को आइसोटॉप्स, आइसोबार। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसका
क्या एटॉमिक नंबर समान हो और एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है जी। और संभारिक वो होता है, संभारिक की मैं बात करूं इसमें उल्टा हो जाएगा, जिसका परमाणु जो भार है, परमाणु भार क्या हो जाए? परमाणु भार तो हो जाए समान। ठीक है जी, परमाणु भार समान हो जाए, और परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर जो है, क्रमांक क्या हो जाए? अलग अलग, तो उसको हम बोलेंगे बच्चा संभारिक। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? वो पारा है, वो सीसा है, वो ब्रोमीन है, वो कैल्शियम है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं और गलती कर देते हैं, पारा लगा देते हैं। पारा बच्चा ये क्या है? धातु है। धातु होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, किसमें? द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा। बच्चा इसका आंसर होगा ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन 35 इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है। तो ब्रोमीन जो होता है मेरे बच्चों, ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली अधातु होती है। कौन सा? ब्रोमीन। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 है। आवोगाड्रो संख्या का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? SO के माध्यम से, Li के माध्यम से, A इस पर ऊपर ऐसे होता है ये, इसके माध्यम से, या A4 के माध्यम से। तो आवोगाड्रो संख्या को किससे किया जाता है? ऐसे करके, A पर और ऊपर 0 सी जो होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसको एंगस्ट्रॉम के माध्यम से डिनोट करते हैं। एंगस्ट्रॉम का भी जो आपका सिंबल होता है इस तरीके से होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना आवोगाड्रो संख्या को किससे निरूपण किया जाता है? जो आपका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है भाई साहब, जो आपकी प्रोडक्ट टेबल है, उसके अंदर बात कर रहा है कि एकमात्र मौजूद एक अधातु है। ठीक है जी, आवर्त सारणी के पहले समूह में कौन सी एक अधातु है? तो वो हाइड्रोजन होता है बच्चा, वो ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन। तो पहली आवर्त के अंदर बात कर रहा है, तो पहला आवर्त जो होता है बच्चा, उसमें कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कौन सा होता है? वही हाइड्रोजन, जिसको हम आवारा तत्व कहते हैं, या हम कह सकते हैं भाई साहब आपका फ्यूचर का ईंधन, या फिर ब्रह्मांड में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है, ना कि धातु। ये क्या है? अधातु। क्या है बच्चा? क्या होती है? अधातु होती है। ठीक है जी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, अधातु होती है। अधातु को बोलते हैं बच्चा नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल कहा जाता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चा। पृथ्वी ध्वनि, जो पृथ्वी ध्वनि होती है, किसके कारण सुनाई देती है? पृथ्वी ध्वनि को हम कह सकते हैं इको, भी हम कह सकते हैं। इको नहीं बनती, इको, जो इको बनती है उसके माध्यम से, उसको कह रहा है इको जो बनती है उसके कह रहा है पृथ्वी ध्वनि। कोई भी चीज टकरा करके वापस माध्यम में आ रही है, तो ध्यान रखना वो क्या होगा? अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ध्यान रखना बच्चा, कोई भी लाइट जो होती है, लाइट की मैं बात कर सकता हूँ, साउंड की भी मैं बात कर सकता हूँ, टकरा करके वापस आना, वही क्या होता है बच्चा? आपकी पृथ्वी ध्वनि होती है। तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस संसार में दिखने वाली प्रत्येक वस्तु रिफ्लेक्शन पर कार्य करेगी। आपको मैं दिख रहा हूं, या फिर आपको अपने आसपास जो भी चीज दिख रही है, आपको बुक दिख रही है, आपका पेन दिख रहा है, ये सभी रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। इस संसार में दिखने वाली प्रत्येक वस्तु रिफ्लेक्शन पर कार्य करेगी मेरे बच्चा। और अपवर्तन जो होता है, इसमें आपका मीडियम चेंज हो जाता है, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर। इसका मतलब कोई लाइट सघन से विरल माध्यम में जा रही है, या विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? लाइट जो होती है अपने पथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, और जहां पर इमेज जो हो जाती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, या फिर डिफरेंट हो जाती है, अलग दिखाई देती है। ठीक है जी, तो क्या ध्यान रखना, जो प्रकाश में आपने देखा होगा अपवर्तन जो होता है, इसमें जब कोई भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है जी, TIR होता है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान रखनी, पृथ्वी ध्वनि जो होती है इस पर काम करेगी। परावर्तन पर क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि साइकिल की गति को दुगुनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? भाई साहब आपने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर होता है। इसके बाद में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, m का मतलब मास होता है, v का मतलब वेलोसिटी होती है बच्चा। तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा जो होती है, गति को दोना, इसकी वेलोसिटी जो है इसको क्या कर रहा है? दोना कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगी बच्चा? तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है बच्चा, जल्दी से कमेंट कर बताइए, 4 गुना होगी या 2 गुना? जल्दी से बताइए। तो
बच्चा कितनी हो जाती है, जब गति को दोगुना करेंगे तो कितना होगी, 4 गुना। कितना हो जाती है बच्चा, 4 गुना हो जाती है। आपने इसको दोगुना कर दिया तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगी, 4 गुना, क्योंकि 2 दूनी 4 वेलोसिटी का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके अणु में एक दोहरा संयोजक बंधन होता है? जल्दी से बताइए, किसके अणु में एक दोहरा संयोजन बंधन होता है? कार्बन में, मिथेन में, नाइट्रोजन में या फिर ऑक्सीजन में? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो दोहरा संयोजन जो होता है वो किसमें होता है बच्चा, आपके ऑक्सीजन के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 है, फेनोप्थिलीन्स को सिरके में जलाने पर घोल का रंग कैसा होगा? जल्दी से बताइए कैसा होगा, लाल होगा, नीला होगा, भूरा होगा या फिर रंगहीन? तो बेटा फेनोप्थिलीन को जैसे ही सिरके में जलाया जाता है तो बच्चा क्या होगा, रंग हो जाता है रंगहीन, कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, फेनोप्थिलीन को सिरके में जलाने पर कैसा होगा, रंगहीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्तनधारी प्राणी में कितने चैम्बर होते हैं? जो आप सभी हो या फिर हम कह सकते हैं मैमल्स, मैमल्स में कितने चैम्बर होते हैं? चलिए दोस्तों ध्यान रखना, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उसमें चैम्बर जो होते हैं, तो हमारे अंदर कितने चैम्बर बच्चा, 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं, 4। आपके कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, पक्षी सभी में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चैम्बर बेटा हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, वाल्व भी 4 होते हैं, चैम्बर भी 4 होते हैं, जिसमें आपके 2 आपके क्या होती हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल, जिसको हम बोलते हैं आलिंद और निलय। 2 आलिंद होंगे, 2 निलय होते हैं। ठीक है जी। स्तनपायी जितने भी जीव होते हैं स्तनपायी जीव होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, कान बाहर की तरफ होते हैं। इनमें से कोई सी भी कंडीशन फुल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 या 53 या एवं 85 है तो वह तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, पारा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या 35, 53, 85 है तो उसको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। जो हेलोजन होता है ना बच्चा, उसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप को कहते हैं कि परमाणु संख्या किसकी 35, 53, 85 आ रही है तो किसमें आ रहा है भाई साहब, वो किसमें आ रहा है, परमाणु संख्या जिसकी किसी की 35 है, जिसकी 53 है, 85 है, वो सभी किसी में आते हैं, हेलोजन ग्रुप के अंदर आते हैं। हेलोजन ग्रुप बताना है आपको, 17 ग्रुप होता है फिर 18वां ग्रुप होता है, जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओडोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओडोमीटर होता है बच्चा तो वाहन के अंदर यूज होता है भाई, ध्यान रखना। तो समय मापन के लिए, दूरी मापन के लिए, ऊंचाई मापन के लिए, गहराई मापन के लिए। तो बच्चा जो आपकी स्पीड होती है गाड़ी की या दूरी, जो डिस्टेंस कितनी कवर की है, कहते हैं 5000 किलोमीटर आपकी बाइक चल गई है, 10,000 चल गई है, 1 लाख चल गई है, वो क्या होता है आपका ओडोमीटर बताता है कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो दूरी मापने का काम करता है भाई। ठीक है जी। विशेष तौर पर ओडोमीटर का काम होता है, दूरी मापने का काम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 25 है, एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फाइड? बच्चों यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। आपका एक कार्य में मोटिवेशन देगा, हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों शानदार। तो ध्यान रखना भाई साहब, एथेनॉल को इथेन परिवर्तित करने के लिए क्या है भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलते हैं? H2SO4। ठीक है जी। H2SO4 ये सांद्र जो होता है ये आपका जैसे आपने सुना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो डाइल्यूट जो होता है वो तनु होता है, कंसंट्रेटेड जो होता है सांद्र। तो क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है भाई? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा? कमेंट करके बताइए कितने जूल के बराबर होगा। तो ध्यान रखिए भाई, आपका जो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ये होता है 3.6 10 की पावर 6। कितना होता है? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है क्या, 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है, अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाई साहब? इको जो बनती है आपने देखा होगा, जो प्रतिध्वनि का जो डिस्टेंस होना चाहिए लगभग 16.5 मीटर का होना चाहिए। अब 16.5 मीटर यहाँ पर दे नहीं रखा है तो आप कितना पहुंचेंगे बच्चा? वो 17 मीटर होता है। कितना? प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको बनना, आपकी आवाज किसी सतह से टकरा करके वापस आपको सुनाई दे रही है। जो इको जो होती है वो इको जब बनेगी जब आपके बीच में और उस ऑब्जेक्ट
जो आपका जहां पर ध्वनि टकराएगी उसके बीच में और आपके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 16.5 मीटर या 17 मीटर हम कह सकते हैं। तो आपका क्या बनेगी, प्रतिध्वनि बनेगी दोस्तों, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधे अपने अतिरिक्त जल का निष्कासन कैसे करते हैं। भाई पौधे जो होते हैं उसके अंदर ज्यादा जल की मात्रा होती है, तो उसको जल को निकालना होता है, कैसे निकालेंगे भाई, श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, लाइट रिएक्शन द्वारा। तो सीधी सी बात है सर जी, क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, इवोपरेशन, इवोपरेशन के माध्यम से पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, जल छोड़ते हैं। तो ध्यान रखिए, पेड़ पौधों में जल जो लेकर जाता है वो जाइलम होता है, और पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक जो भोजन को लेकर जाता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। चलिए, प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा, भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, और रिएक्शन आपको पता होगा, CO2 होता है, प्लस में क्या होता है, H2O। फिर ये क्या बनाते हैं भाई साहब, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, जिसमें सनलाइट होती है। ठीक है जी बच्चों, सनलाइट होती है, प्लस में क्या होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लस में छोड़ते हैं जल। ठीक है जी, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 11 से 12 मीटर। ये 11 से 12 मीटर नहीं बेटा, ये पावर लगी हुई है कि 10 की पावर 11 की पावर -12 मीटर है, ये लिखा हुआ 10 की पावर -12 मीटर है, या फिर 12 की पावर -11 मीटर है, या फिर 14 की पावर -12 मीटर है। ये ऐसे बताना है भाई आपको। तो एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, छोटी इकाई होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, एक पिकोमीटर किसके बराबर होगा, ये होता है बेटा 10 की पावर -12 मीटर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा इसका। ठीक है जी, एक पिकोमीटर किसके बराबर होगा, 10 की पावर -12 मीटर के। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है, एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र क्या है। भाई एल्यूमिनियम सल्फेट एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, यौगिक है ये, का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, AlSO3 का होल 4, या फिर Al2SO2 का होल थ्राइस, या फिर AlSO4 का होल थ्राइस। तो ध्यान रखना, Al2SO3 या फिर O4। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों मेरे। तो ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का जो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का यौगिक का सूत्र होता है मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31 है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा। तो बच्चा ध्यान रखना है, वो 90 डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा, 165 डिग्री का, 80 डिग्री का। देखिए बच्चों, ऐसा होता है इधर से इधर, यदि मान के चलिए आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, इधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन। तो बच्चा ध्यान रखिए, इस स्थिति में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो बच्चों कितने का बनेगा भाई, जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो बनेगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल जो होता है, ये जो लाइन होती है कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री का होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा जाता है। तो छठे आवर्त में बता दीजिए कितने आपके तत्व होते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपके छठे आवर्त में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 32 तत्व। कितने होते हैं, 32 एलिमेंट होते हैं छठे आवर्त में। कितने होते हैं, 32 तत्व। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33, एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा स्थिर होती है। तो देखो दोस्तों, एक खिंची हुई स्प्रिंग कह सकते हैं, या फिर आपने ऐसे उसको ऐसे पिचका रखा है ऐसे करके, तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होगी, सबको पता था, जिसमें एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। आप छोड़ेंगे तो चोट मारेगी, और उसको छोड़ेंगे तब भी चोट मार सकती है। तो ध्यान रखना, उसमें गतिज ऊर्जा होती है, अभिकेंद्रीय ऊर्जा होती है, अपकेंद्रीय ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। तो ध्यान रखना, उसमें होती है स्थिर ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसमें एनर्जी को स्टोर करके और बाद में यूज किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। मास, ग्रेविटी, हाइट मतलब द्रव्यमान, गुरुत्व और हाइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। क्या बनेगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा, आभासी और छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, या फिर आभासी और बड़ा बनेगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों।
तो ध्यान रखना बच्चा, जो बनेगा कैसा बनेगा, आभासी और कैसा बनेगा दोस्तों, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आभासी और बनेगी और छोटी बनती है। ठीक है, जब उत्तल दर्पण को क्या अनंत और दर्पण के बीच के जो फोकस दूरी होगी क्या होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35, अमीबा अपना प्रजनन किस प्रकार से करता है, समसूत्री विभाजन से करेगा, अर्धसूत्री विभाजन, बहुखंडित विभाजन या फिर द्विखंडन विभाजन। तो बच्चा होगा क्या होता है बच्चा, वो क्या होता है, द्विखंडन विभाजन के माध्यम से जो अमीबा होता है बच्चा वो क्या करता है, अपना प्रजनन क्रिया करता है। तो बच्चों लगभग हमने कितने क्वेश्चन किए, 35। बहुत ही शानदार आपके क्वेश्चन थे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आज क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।